बड़ा रीजन यही है कि वो इतिहास से जोड़ नहीं पाता है। तो कल की क्लास का 5 मिनट में मैं रिकॉल करूंगा, और आज जो है ऑफलाइन वाले बच्चों का भी ऑनलाइन ही क्लास लेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत रात में भी ठीक नहीं थी, फीवर था। तो मैं थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन क्लास लूंगा जिससे कि 1-2 घंटे क्लास के बाद मैं रेस्ट कर सकूं। नहीं तो तुरंत जाना पड़ता है और फिर वहाँ भी कंटिन्यू बोलना ही पड़ता है 4-5 घंटे। तो चूंकि आज हमें फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर है उसका ओरल टेस्ट है सबका, जो भी बच्चे यूजीसी नेट के प्रथम पत्र में हो उसका हायर एजुकेशन का ओरल टेस्ट है। तो हम यहीं से आपको ओरल टेस्ट पूछेंगे सबसे, और सबका कैमरा ओपन होना चाहिए जो टेस्ट में हम लोग करते हैं। तो और हिंदी की भी उसी तरह क्लास आज भर के लिए होगी। और हम लोग जो पढ़ रहे थे एक बार समझिएगा, फिर टॉपिक पे हम लोग आएंगे कि हम लोग पहला टॉपिक आदिकाल समझे थे। ये क्या आ गया? एक तो याद रखना कि इसका कभी कभी समय पूछ लेता है। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि आदिकाल का समय क्या है, कौन सा समय है। तो याद रखना इनका समय जो है 7वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी तक माना जाता है। यद्यपि आगे मैं चर्चा करूंगा, शुक्ल जी जो है इसका समय संवत 1050 से 1375 मानते हैं, संमत। और ये ध्यान रखना, सम्मत को अगर ईस्वी में बदलना हो तो हम -57 कर देते हैं। -57 करोगे, यहाँ भी -57 करोगे तो 993 से लेकर के ये हो जाएगा 15 8 1318 ईस्वी में अगर बदले कोई भी चीज शुक्ल के, जब आप बुक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो पूरा सम्मत में दिया हो, तो कंफ्यूज मत करना ईस्वी डेट को लेकर के। उसमें -57 करोगे तो वो ईस्वी में बदल जाएगा। तो हमने पढ़ा था कि आखिर 7वीं सदी से 13वीं सदी तक का परिस्थिति क्या था। तो हमने बताया था, हम सबने कल चर्चा किया था, एक तरफ उत्तर भारत की जो सबसे शक्तिशाली सत्ता थी राजा हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के बाद छोटे छोटे सत्ताओं का दौर हुआ, एक सामंतवाद की प्रवृत्ति जन्म ली। ये सामंतवाद की प्रवृत्ति इसलिए आई कि जो राजा थे गुप्त काल में, वो अपने अधिकारियों को वेतन की जगह भूमि देने लगे, और धीरे धीरे वही अधिकारी भूमि का मालिक बनता चला गया, और वही भूमि के मालिक ने एक सामंतवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। याद रखिएगा, यही सामंतवादी प्रवृत्ति जो है बंगाल में भी फैला, और खास करके राजस्थान में जो छोटे छोटे राजाओं का दौर हुआ, जैसे चंदेल हुआ, गहरवाल हुआ, बहुत सारे राजा आए। उत्तर उत्तर भारत में भी जो राजाओं का दौर आया, जिनका मुख्य उद्देश्य ही था कि किसी भी तरह से जो है अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना, या फिर जाकी कन्या सुंदर देखी ताकी धरी तलवार, और आपसी लड़ाई। दूसरी तरफ कल हमने देखा कि एक तरफ पूर्वी बंगाल में, जो बंगाल बिहार उड़ीसा है, यहाँ पर पाल वंश का शासन था, और दूसरी तरफ पश्चिम भारत में प्रतिहार का था, और दक्कन भारत में राष्ट्रकूट का था। ये सब शासक जो थे आपस में ही लड़ रहे थे। तो आपसी लड़ाई का फायदा जो है हर समय में कोई न कोई दूसरा उठाता है। आप अपने घर में भी आपस में लड़ोगे तो आपका पड़ोसी इसका फायदा उठाएगा। उत्तर भारत में भी यही हुआ। कल हमने चर्चा किया था कि ये लोग आपस में ही लड़ते थे, जिसका फायदा बाहर से मोहम्मद बिन कासिम ने फायदा उठाया। मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने कि 712 ईस्वी में सिंध को जीत लिया, और बहुत
सारे लूट का माल जो है वो अपने साथ लेके चले गए। इसी तरह से इसी कड़ी में आगे जो है मोहम्मद गजनबी आते हैं। ये गजनबी जो है 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण करते हैं। 17 बार आक्रमण करते हैं और हर आक्रमण में भारत के अपार संपत्ति को लूटते हैं। सोना, चांदनी, चांदी, सब कुछ को लूट लूट करके ऊंट पे भर भर के ये अपने एरिया में लौट जाते हैं। धीरे धीरे मोहम्मद बिन कासिम के बाद ये लगने लगता है कि हम बार बार लूट के क्यों जा रहे हैं, क्यों ना हम यही रह जाए। तो उसी रहने के क्रम में मोहम्मद गौरी का आगमन होता है। मोहम्मद गौरी का आगमन होता है। मोहम्मद गौरी का आक्रमण शुरू हो जाता है 1175 ईस्वी में। आक्रमण शुरू होता है। पहली बार ये गुजरात पर आक्रमण करता है, लेकिन गुजरात का शासक जो भीमदुतिया होता है, भीमदुतिया इतिहास की कहानी है, भीमदुतिया मोहम्मद गौरी को हरा देता है। तो अब समझ लेता है कि मोहम्मद गौरी कि अब हमें पश्चिम भारत से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसीलिए वो उत्तर की ओर से आक्रमण करता है। और उत्तर भारत में अभी जो शासक होता है, शक्तिशाली होता है, वो शक्तिशाली शासक जो होता है पृथ्वीराज चौहान होता है। इसका कारण भी था कि पृथ्वीराज चौहान को जो है थानेश्वर का एरिया भी मिल चुका होता है, क्योंकि जो पृथ्वीराज का जो नाना है, नाना अपना क्षेत्र जो है पृथ्वीराज को दे देता है। आगे मैं बताऊंगा जब आदिकाल पर होगे। और वही जयचंद को नहीं देता है, तो जिसके कारण भी एक दोनों के बीच मनमुटाव होता है और तराइन की प्रथम युद्ध और तराइन की द्वितीय युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है पहले में तो हार जाते हैं मोहम्मद गौरी, लेकिन दूसरे युद्ध में वो पृथ्वीराज को हरा देते हैं और हरा करके क्षेत्र को जीत लेते हैं। और धीरे धीरे भारत में एक नए राजवंश दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो जो मुस्लिम राजवंश थे, कल तक जो सोचते थे कि भारत पर जो है हम बस ऐसे ही आ गए, लूटने के लिए आते थे, लेकिन अब हम कहे लूटेंगे क्यों भैया, हम यहीं बस जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग यूपी बिहार से दिल्ली आते हैं कमा कमा के दिल्ली से बिहार भेजते हैं। फिर सोचते हैं कि क्यों भेजा जाए बिहार भाई, क्यों ना अपना परिवार को भी दिल्ली ही बुला लिया जाए। तो इस तरह से वो दिल्ली में बस जाते हैं। तो मुसलमानों के साथ भी यही हुआ और उन्होंने एक नए राजवंश, भारतीय राजाओं को हराते चले गए और जितने भी राजा थे सबको हरा करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। लेकिन एक दूसरी तरफ भी बातें थी जो भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, साहित्यहास लेखन की परंपरा। इनको समझना बहुत जरूरी है इतिहास पढ़ने से पहले कि पहले इतिहास लेखन की परंपरा ही नहीं थी। ठीक है, इतिहास लेखन की कोई परंपरा नहीं थी और लोग अपने मन से भारत में साहित्य का इतिहास या इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही है। अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेज भारत के कल्चर को जानना चाहते थे, भारत के संस्कृति को जानना चाहते थे, भारत के रीति रिवाज को जानना चाहते थे। वो समझना चाहते थे कि आखिर हमने राजाओं को हरा करके शासन तो कर लिया, लेकिन आम जनता पर शासन करने के लिए भारत के कल्चर को समझना जरूरी है। इसलिए अंग्रेजों ने आधुनिक दौर में आप देखोगे कि एक तरफ तो उन्होंने हर एक धार्मिक टेक्स्ट का अनुवाद करवाया। जैसे अगर हिंदुओं को जानना हो तो रामायण, महाभारत, गीता पढ़ लो। मुसलमानों के कल्चर को जानना है तो कुरान पढ़ लो। सिखों के कल्चर को जानना हो तो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो। और अंग्रेजों का कल्चर जानना हो तो बाइबल पढ़ लो। इन धर्म ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया, जिसकी चर्चा हम फर्स्ट पेपर में भी करते हैं। फिर उन्होंने अपने राज्य को सही साबित करने के लिए कि हम जो अंग्रेज भारत में आए हैं वह हम भारतीयों के दुश्मन नहीं है,
हम भारतीयों को सुधारने के लिए आए हैं, भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए आए हैं, भारतीयों को अच्छा बनाने के लिए आए हैं। इसलिए उन्होंने जो है इतिहास लेखन की परंपरा शुरू की। इतिहास लेखन के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो प्राचीन काल था वो हिंदुओं का काल था, और जो मध्य काल आया वो मुसलमानों का काल आया, और जो आधुनिक काल आया वो अंग्रेजों का काल आया। वो कहना शुरू किए कि जो पहले के लोग थे वो बर्बर टाइप लोग थे, लड़ाकू लाइफ टाइप लोग थे, उसको ज्ञान विज्ञान नहीं था। अंग्रेजों ने कहना शुरू किया कि मैं आपको सभ्य बनाने के लिए आया हूं। इसीलिए वो साहित्यहास लेखन की परंपरा शुरू की। आगे इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो इतिहास में जो साहित्यहास लेखन आते हैं उसको तीन चार वर्गों में बांटते हैं। एक साम्राज्यवादी इतिहासकार होते हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकार जिसमें अंग्रेज होते हैं, वह अपने इतिहास लेखन में यह साबित करना चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं वो आपको अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी राष्ट्रवादी इतिहासकार होते हैं जो अपने राष्ट्र को ध्यान में रखकर करते हैं। मार्क्सवादी इतिहासकार होते हैं जो मार्क्सवादी अप्रोच को लेकर चलते हैं। तो अलग अलग इतिहास लेखन की परंपरा आई। तो बेसिकली इतिहास लेखन की जो परंपरा है वह एक आधुनिक परंपरा है, इसको ध्यान में रखिएगा कि आधुनिक काल में इतिहास लेखन, जैसे आप देखते ही हो हिंदी साहित्य में आदिकाल में हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास लेखन का पहला प्रयास जो है गारसा दा तासी ने किया। इस्तवार दाला लित्वेतर इंदुई हिंदुस्तानी नाम से इन्होंने पहला बुक लिखा था। जो गारसा दा तासी थे ये फ्रांस के थे। फ्रांस में यह एक शिक्षक थे, और भारत आए बगैर भारत के बारे में इन्होंने पहली बार लिखा था। ये भारत आया भी नहीं था कि भारत आया हो, ये भारत आए बगैर भारत के बारे में लिख दिया। तो सबसे पहले जो है हम लोग आज साहित्यहास लेखन की परंपराओं को हम लोग देखेंगे। तो उसी साहित्यहास लेखन में चलते हैं, फिर आपको आदिकाल की तरफ ले जाएंगे। जैसे कि हमने स्क्रीन पर भी है, आपको समझते जाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हिंदी साहित्यहास लेखन की परंपरा कहा जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जो है 19वीं सदी से आरंभ हुआ। कब हुआ? 19वीं सदी से। हमने कहा ही कि अंग्रेजों के आगमन से। यद्यपि इससे पूर्व भी विभिन्न रचनाकारों ने जीवन वृत्त और कृतित्व का परिचय दिया है, पर इतिहास की संज्ञा इन्हें नहीं दी जा सकती है। ये ग्रंथ मूलतः इतिवृत्तात्मक या कालक्रम सम्मत का भी इसमें अभाव है। मूल्यांकन में भी कठिनाई होती है। कहने का मतलब ये है कि इतिहास लेखन की परंपरा जो पहली बार आई वह 19वीं शताब्दी के आसपास आई, अंग्रेजों के आगमन के आसपास आई। यद्यपि लोग जो है इनसे पहले किसी का जीवन वृत्त लिखते थे या किसी के बारे में लिखते थे, तो उन्हें हम इतिहास की संज्ञा वास्तविक रूप से नहीं दे सकते हैं। तो पहली बार जो इतिहास लेखन की परंपरा आई, यद्यपि कहा जाता है कि शुरुआती प्रयास जो है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा, ऐसे से मिलता है। लेकिन यह सच्चे अर्थों में इसे इतिहास हम नहीं कहेंगे। ध्यान रखना, ट्रू अर्थों में, सच्चे अर्थों में इसे इतिहास नहीं कहेंगे। भारत में सच्चे अर्थों में अगर इतिहास, अब देखो इतिहास के लिए क्या क्या चीज चाहिए उसकी चर्चा भी मैं आगे करूंगा जिससे आप समझ जाओगे। तो इतिहास लेखन का पहला प्रयास सच्चे अर्थों में गारसा दा तासी ने किया। सच्चे अर्थों में, इसको कोडिंग से भी याद करवाऊंगा मैं आपको, कि इतिहास लेखन का पहला प्रयास जो है गारसा दा तासी ने किया। और इन्होंने इस्तबार दाला लित्वित्वर इंदुई हिंदुस्तानी लिखा। इसका प्रकाशन 1839 और 1847 में हुआ। अब इनको याद कैसे करोगे, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इनका सिंपल कोडिंग जरूर लिख लेना, नोट्स तो भेज दूंगा। इस गारसा दा तासी, तासी को कोड करना तास,
और इस्तबार मतलब एतबार, एतबार, ठीक है। तो कोडिंग करना, एतबार को हम ताश खेलते हैं, एतबार को हम ताश खेलते हैं। तो एतबार मतलब इस्तबार, ताश मतलब ताशी। एतबार को लोग क्या खेलते हैं, ताश खेलते हैं। और इसमें 39 और 47 साल के लोग भाग लेते हैं। एतबार को ताश खेलते हैं और 39 मतलब 1839 और 47, 1847 है ना, तो कोड लिख लेना। एतबार को हम ताश खेलते हैं और इसमें 39 और 47 साल के लोग भाग लेते हैं। याद रहेगा सबको? अभी तुरंत पूछूंगा कि एतबार को हम लोग क्या खेलते हैं, ताश खेलते हैं। और इस ताश खेलने में 39 और 47 साल के लोग भाग लेते हैं। ताश खेलने में कब भाग लेते हैं, 39 और 47 साल के लोग इसमें भाग लेते हैं। तो सिंपल भैया याद रहेगा, एतबार को हम ताश खेलते हैं और ताश कितने साल के लोग खेलते हैं, तो 39 और 47 साल के लोग ताश खेलते हैं। तो ताश मतलब गारसादा ताश, इस्तबार मतलब इस्तबार दाला लेतेतर इंदुई इंदुस्तानी। याद रहेगा सबको कि एतबार को क्या खेलते हैं। वैसे भी देखोगे हम लोग गांव देहात के आदमी हैं अधिकतर, संडे को छुट्टी होता है तो गांव में देखते होगे कि बहुत सारे लोग चौबटिया पे बैठ जाता है, बुढ़े लोग, और ताश खेलना शुरू करता है। कब खेलता है, एतबार को। और उसमें कितने साल के लोग होते हैं, 39 और 47। याद रहेगा। अब देखो कि एतबार को ताश, तो ये याद रखना, द्वितीय संस्करण 3 भागों में 1871 में प्रकाशित हुआ। अब देखो कि यहाँ कहता है इसमें ताशी की जो रचना है, इस्तबार दाला लेतेतर, इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार लिया गया है। अंग्रेजी वर्ण क्रम का मतलब होता है ABCD के अनुसार। तो इसमें हिंदी और उर्दू के कवियों का जो वर्णन लिया है, अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार लिया है। सर, इस्तबार, हाँ, द्वितीय प्रकाशन तो 71 में हुआ, तो ये 39 और 47 ये दो डेट। ये जो है, ये जो आप समझ रहे हो ना, इनका प्रकाशन जो है वो ये द्वितीय प्रकाशन है। ठीक, द्वितीय संस्मरण 3 भाग में हुआ। ये जो पहला प्रकाशन 2 भाग में हुआ है, 39, और पहला ही प्रकाशन 2 भाग में हुआ था, ये दिखा रहा है 39 और 47। ठीक है, पहला प्रकाशन दिखा रहा है। अब देखो कि इस बुक में कितने कवि को लिया है, 738 कवि को लिया है। कितने कवि को लिया है भैया, 738 कवि को। इनमें से जो है 72 हिंदू कवि को लिया है, सॉरी 72 हिंदी कवि को लिया है। ध्यान रखना, ताशी जो इस्तबार दाला लेतेतर लिखा, इसमें 738 कवि है, 72 हिंदी की है, और शेष कवि उर्दू के हैं। शेष कवि किसके हैं, उर्दू के। अब ये भी याद रखना, लक्ष्मी सागर वासने ने ताशी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से 1952 में किया। ये भी याद रखना है कि लक्ष्मी सागर वासने ने गारसादा ताशी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से किया। अब देखो कि ये हिंदुई कैसे याद रखना, लक्ष्मी के सागर यानी माता लक्ष्मी कौन है, हिंदुओं की देवी है। माता लक्ष्मी किसकी देवी है बताओ, हिंदुओं की देवी है। याद रहेगा, माता लक्ष्मी किसकी देवी है, हिंदुई की। तो हिंदुई ताश खेलते हुए भी माता लक्ष्मी जो है हिंदुओं का इतिहास लिखती है। तो लक्ष्मी के सागर हिंदुई है, हिंदुई साहित्य का इतिहास लिखते हैं। लक्ष्मी के सागर यानी लक्ष्मी जी कहाँ रहती है, विष्णु के साथ सागर में। और हिंदुई मतलब हिंदुओं के साहित्य का इतिहास लिखती है। कब लिखती है, 52 में। कब लिखती है, 52 में। याद रहेगा, लक्ष्मी माता कहाँ खेलती है, सागर में रहती है। और हिंदुई साहित्य का इतिहास ताश खेलते हुए मतलब ताशी की रचना का अनुवाद 52 में करती है। याद रहेगा।
एक बार फिर से समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। हिंदी साहित्यास लेखन का पहला प्रयास जो है गारसा दा तासी ने किया, और इन्होंने अपनी रचना का 39 और 47 में प्रकाशित करवाया, इस्तवार दाला। तो ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे, पेरिस में एक शिक्षक थे, भारत आए बगैर भारत के बारे में लिखा, और इतवार को ताश खेलते हैं, 39 और 47 साल के भाग लेते हैं, और दूसरी बार 71 साल के भाग लेते हैं। सर नोट डाउन नहीं करना है ना? हाँ, कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, नोट्स तो मिल ही जाएगा। कुछ कुछ कोडिंग नोट डाउन करते जाना क्योंकि नोट्स में कोडिंग नहीं होगा। तो अब देखो, इतवार को ताश खेलते हैं, याद रहेगा। इतवार को क्या खेलते हैं भैया? ताश खेलते हैं। 39 और 47 साल के लोग भाग लेते हैं। कितने साल के लेते हैं? 39 और 47 साल के लोग भाग लेते हैं। इसमें कितने कवि हैं? तो 738 कवि है। इसमें से 72 कवि हिंदी के हैं और ज्यादा उर्दू के हैं, शेष उर्दू के हैं। अब इनके ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो लक्ष्मी सागर ने। ऐसे नहीं याद रहे, याद रखना। अधिकतर ताश कौन खेलता है बताओ? हिंदू खेलता है। खेलता है कि नहीं खेलता है बताओ? अधिकतर ताश जो है हिंदू खोलता है, क्योंकि हिंदू लोग को संडे को कोई काम ही नहीं रहता है, तो हिंदू ही याद रखना। और लक्ष्मी की पूजा करता है तो लक्ष्मी सागर हो गया। 51 रुपया का प्रसाद चढ़ाता है, मतलब 52 हो गया। याद रहेगा 52, दिमाग में बैठा लेना। ये पहला प्रयास किया था। अब देखो, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, वो जो लिखा है, जो पहला जो गारसा दा तासी है, इस्तबार दाला लेत्वेत्वर, ये फ्रेंच भाषा में है। फ्रांस के हैं तो फ्रेंच भाषा में। और हिंदी में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कहे तो महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। प्रथम ग्रंथ कहे तो याद रखना भैया, पूछता है हिंदी में लिखा गया प्रथम ग्रंथ कहे तो भैया महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। कैसे याद रखोगे? कि जो महेश है वह जो हिंदी में पहली बार जो है भाषा काव्य संग्रह करता है। जो महेश भैया है वो पहली बार क्या करता है? भाषा का काव्य संग्रह रूप देता है। महेश, हमारे एक बड़े भाई का नाम है महेश, तो महेश जो है पहली बार जो है भाषा काव्य संग्रह लिखता है। और कब लिखता है? 1873 में। कब लिखता है भैया? 1873। डेट भी याद रखना, क्योंकि कर्म पूछ लेता है, तो कर्म के लिए डेट याद रखना बहुत जरूरी है ना। देखो कितना शांति से 48 बच्चे क्लास ले रहे हैं, और दिन में जब मैं फर्स्ट पेपर का क्लास लेता हूँ, पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है, 15-20 बच्चों में इतना डिस्टर्ब करता है, माइक ओपन करके छोड़ देता है। तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ ऐसे बच्चों से, शांति से पढ़ना नहीं चाहता है। उस समय तो सर कभी कभी आवाज ही नहीं आपकी मतलब आ पाती है। नहीं, अब नहीं दिक्कत होता होगा। नहीं नहीं, कल तो जब आपने कह दिया था उसके बाद बढ़िया क्लास हुई थी हाँ, सर। अब आज वो बीच में ना कोई माइक ओपन ओपन करते रहता है ना, तो दिक्कत हो जाता है। सर करके छोड़ दी तो सुनते हो नहीं, बोलते तब। हाँ, वही ना, कि बस जो है कि ओपन करके छोड़ देता है, मैं परेशान हो जाता हूँ। और दिक्कत क्या होता है कि मेरे पास यहाँ ब्लूटूथ लगा ही रहता है, किसी बच्चों का आवाज मुझे आता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो हिंदी में पहला पूछे तो हिंदी में लिखा गया प्रथम ग्रंथ पूछे तो महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह कब का है? 1873 का। और कहां से प्रकाशित हुआ? लखनऊ से। कहां से प्रकाशित हुआ? लखनऊ से। तो अभी तक दो पढ़े। इतवार को ताश खेलेंगे 39 और 47 साल के लोग, हिंदी में अनुवाद करेंगे लक्ष्मी के सागर। ठीक है, हिंदू है तो हिंदू ही हो गया। और दूसरा हमने पढ़ा प्रथम हिंदी में सर लिखा शिव गया। सिंह सरोज भी तो हिंदी में था ना, हाँ, हिंदी में ही लिखा हुआ। आ रहे हैं बेबी, वो बाद का है, वो 1883 का है, ये 73 का है। और अगला ही है शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 में लिखा, और हिंदी भाषा में लिखा गया यह दूसरा ग्रंथ
अब शिव सी सेंगर ने इसका डेट भी पूछता है, ध्यान रखना, डेट पर काम करना यहाँ से, कि जो भाषा काव्य संग्रह है वो 1873 का है, और शिवसी है तो शिवसी सरोज तो याद ही रहेगा, ये 83 का है। कब का है? 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 83 का है। तो पहला 73 और दूसरा 83, पहला 73 और दूसरा 83, पहला 73 और दूसरा 83, दोनों हिंदी। अब फिर से एक बार समझना बिल्कुल धीरे धीरे, कि देखो पहले हम एतवार को क्या खेले? एतवार को ताश खेले। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। तो ये 1839 और 47 साल के लोग भाग लिए, फिर 73 साल के बाद वे 1871 साल के भी भाग लिए। फिर दूसरा आया कौन? महेश दत्त, महेश भैया ने भाषा काव्य संग्रह लिखा 1873 में। फिर महेश भैया के बाद जो आया शिवजी आया, जो शिवसी सरोज लिखा 1883। कब लिखा? 1883 में। कब लिखा? 1883 में। याद हो गया सबको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? शिवसी सेंगर ने शिवसी सरोज, पहला हिंदी में 73 शुक्ल का और दूसरा सेंगर का 83 का, शुरू का याद रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो कि जो वास्तविक अर्थों में, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का जिसे इतिहास माना जाता है, उसे वह इतिहास है ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये अंग्रेजी में लिखा गया था, और सच्चे अर्थों में, या देखो हिंदी का पहला साहित्यिक ग्रंथ इसी को माना जाता है। अगर पूछे कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ किसे माना जाता है, तो मार के आना ग्रियर्सन के मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ये क्यों लिखा था? यह 88 में, 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा। अब देखो इसको कोडिंग से कैसे याद करोगे, कि चरण पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं कौन? मॉडर्न लोग, 8-8 बार, और सच्चे अर्थ में वही साहित्य भी लिखते हैं। चरण पकड़ के कौन गिड़गिड़ाते हैं? मॉडर्न लोग। दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाओ, वहां अगर कोई परमानेंट प्रोफेसर दिख गया ना, तो पीएचडी करने वाला बच्चा सीधे उसके पैर में गिर जाएगा, और मास्टर जी एक बार भी उसके देखेगा कि नहीं कौन पैर में गिरा हुआ है, और गिड़गिड़ाना शुरू करेगा। एक प्रोफेसर के बीच 20-20 लड़का जो है झोला लेके घूमते रहेगा, देख लेना जो दिल्ली के हो। और एकदम जैसे दास होता है, दास, दास से भी बदतर, दास का भी जीवन उससे अच्छा होता है। मास्टर के पास बैठ जाओ, बस मास्टर कुछ भी बोला है, अच्छा आज सूरज पश्चिम में उगा है, जी सर। आज सूरज नहीं डूबेगा, जी सर। आज सूरज इधर जाएगा, जी सर। तो ये सब कौन है? मॉडर्न लोग हैं, जो चरण पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं। आज के बाद जीवन में नहीं भूलोगे। और मैं पहला इंसान हूं, मैं डरता नहीं हूं, मैं बोल देता हूं, क्योंकि मुझे किसी मास्टर से लोभ नहीं है कि कोई मुझे नौकरी दिलाएगा। हाँ, कभी कभी मास्टर का फोन आएगा, बुरा मत मानना, एक दो जो मास्टर की बीवी पढ़ रहे हो, बुरा मत मानना, ठीक है, क्लास में है तो बुरा मत मानना। कभी कभी मेरे पास फोन आएगा, कहेगा विप्लव मैं तुम्हारा परमानेंट करवा दूंगा, तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दो। हमने बोला सर जी पैसा दे दो, जब परमानेंट करवा दोगे ना तो दुगुना लौटा दूंगा। इसी चक्कर में पहले पता है मैंने बहुत नुकसान झेला है। मुझे लगता था कि मेरा फायदा करेगा, मैं फ्री ही पढ़ा देता था। जीआरएफ भी हो गए, नेट भी हो गए, परमानेंट भी हो गई, और आज तक जो है कुछ ये भी नहीं कही होगी कि ये मेरे गुरु है। कहीं मिल गए तो साइड ले लेंगे, तब समझ गए भैया देखो ये सब बड़े फायदे वाले आदमी है, इसको जो है कोई नहीं, किसी का भी फोन आ जाए मेरा तो यही कहना भैया पैसे जमा करो, पढ़ो, नहीं तो साइड लो। तो अब देखो कोडिंग यहाँ वहीं से लेंगे।
कि चरण पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं। गिड़गिड़ाना मतलब गिरियर्सन, जीवन में नहीं भूलना। कौन गिड़गिड़ाते हैं? मॉडर्न लोग। कितने बार गिड़गिड़ाते हैं? 8 बार, तो 88 हो गया। चरण पकड़ के कौन गिड़गिड़ाते हैं? मॉडर्न लोग 8 बार गिड़गिड़ाते हैं। तो सच्चे अर्थों में यही हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है। और सच्चे अर्थों में कहा जाता है गिड़गिड़ाते तो हैं, लेकिन एक बार जब परमानेंट हो गया तो उसके बाद देखो उसके डायलॉग और उसके चलने का स्टाइल, है ना, याद रहेगा। अब अभी तक एक बार फिर से पढ़ो एकदम शांत मन से। इस जीवन में नहीं भूलना, अगले जीवन का पता नहीं। तो पहले एतवार को ताश खेलते हैं। कितने साल के लोग भाग लेते हैं? 39 और 47 साल के लोग। और ताश को हिंदी वाला लक्ष्मी सागर अनुवाद करते हैं। हिंदू है तो हिंदू ही है। फिर आया दूसरा महेश भैया। महेश भैया भाषा काव्य संग्रह लिखते हैं 73 में। फिर दूसरा कौन आते हैं? शिव जी। शिव जी है तो शिव सिंह सरोज है 83 में। उसके बाद आता है 88 में 8 बार चरण पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं। कौन? मॉडर्न लोग। चरण पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं। कौन गिड़गिड़ाते हैं भैया? मॉडर्न लोग। याद रहेगा सर लक्ष्मी सागर वासणे का भी कुछ? हाँ, तो बता तो दिए, अनुवाद किया है ना हिंदी में। यही तो लक्ष्मी सागर वासने ने जो है ताशी की रचनाओं का अनुवाद किया ना। जी जी। अब देखो कि जो मॉडर्न चरण पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं मॉडर्न लोग, इस ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। ताशी ने तो 738 को लिया, इन्होंने 952 कवि को लिया। कितना कवि को लिया भैया? 952 कवि को लिया। कितना कवि को लिया? 952। अब इसका अनुवाद देखो, एतवार को ताश खेलते हैं और लक्ष्मी और सागर को याद करते हैं। कौन? हिंदू लोग। अनुवादक याद रखना। अब जो है मॉडर्न लोग गिड़गिड़ाते हैं चरण पकड़ के, और इसका अनुवाद किया है किशोरी लाल गुप्त ने। मॉडर्न वर्नाकुलर का अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त ने। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, 1957 ईस्वी में। अब जो है मॉडर्न पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं कौन? मॉडर्न लोग और कुछ कुछ किशोरी लोग भी। यानी किशोरी भी आजकल चरण पकड़ के गिड़गिड़ाने लगे। किशोरी से किशोरी लाल गुप्त याद रख लेना। मॉडर्न लोग तो चरण पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं, किशोरी भी चरण पकड़ के गिड़गिड़ाती है। कोड कर देना। जैसे 12th हो गया, अब बीए में एडमिशन लेना है, तो जो किशोरी बालिका है वो भी गिड़गिड़ाते हैं। वो भी गिड़गिड़ाती है किशोरी लाल गुप्त। किस नाम से गिड़गिड़ाती है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। सुबह 5 से 7 बजे। कुछ बोल रहे हो शिवांगी? बोल लो। सर जो ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वो कौन से लैंग्वेज में? फिर इंग्लिश में, जिसका हिंदी ट्रांसलेट किशोरी लाल ने किया? जी मैम, जी मैम, इंग्लिश में। जी मैम। तो याद रहेगा किशोरी लाल गुप्त ने किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। कब किया? 1957 में। अभी दो का हिंदी बताया है। एक तो चरण पकड़ के गिड़गिड़ाओ, तो गिड़गिड़सन। और कौन गिड़गिड़ाते हैं? मॉडर्न तो गिड़गिड़ाते ही हैं, साथ साथ कर देना किशोरी भी गिड़गिड़ाती है, यानी किशोरी लाल भी गिड़गिड़ाते हैं। इतवार को ताश खेलते हैं कौन? हिंदू लोग। लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी सागर वासने। कब? 1957। याद रहेगा 57। आगे बढ़े 1957। अब देखना भैया, बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। आदिकाल पे पकड़ बन जाएगा ना तो संपूर्ण साहित्य पे पकड़ बन जाएगा, क्योंकि आदिकाल ही सबका जड़ है। अब गिरियर्सन भाई साहब ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। दो व्यक्ति, एक गिरियर्सन और एक श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। याद रखो, गिरियर्सन और जो है और श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण काल कहा। अब देखो नेक्स्ट आता है मिश्र बंधु।
ये याद रखना, मिस्र बंधु में जब मिस्र बंधु में 3 नाम आता है, कोड याद रखना GSS। मिस्र बंधु में 3 नाम आता है भैया, GSS। जी मतलब होता है गणेश, गणेश बिहारी। एस मतलब श्याम बिहारी, और एस मतलब सुखदेव। तो याद रखना, मिस्र बंधु क्या पढ़ते हैं? GS पढ़ते हैं, उसमें एक और एस लगा देना। मिस्र बंधु क्या पढ़ते हैं? GS पढ़ते हैं, GS। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है मिस्र बंधु में कौन शामिल नहीं है, उसमें एक कृष्ण बिहारी भी दे देते हैं, जो गलत है। तो हमें क्या याद रखना है भैया? GSS याद रखना है। क्या याद रखना है? GSS। तो अब मिस्र बंधु ने, याद रखना, अपनी रचनाओं को 4 भागों में लिखा। 4 भागों में मिस्र बंधु विनोद लिखा। अब मिस्र बंधु की रचना क्या है? मिस्र बंधु विनोद। ये तो याद रहेगा। मिस्र बंधु का मिस्र बंधु विनोद रटने की जरूरत नहीं है, नाम से ही लगा हुआ है। मिस्र बंधु का क्या लगा हुआ है? मिस्र बंधु विनोद, नाम से ही लगा है, तो भैया का टेंशन लेना है। मिस्र बंधु का क्या है? मिस्र बंधु विनोद। कितने भाग में है? 4 भाग में। पहला 3 भाग 13, पहला 3 भाग 13 और चौथा भाग 34। 3 है तो 13 है, देखो 3 है ना तो कोड कर देना 13, और चौथा भाग है तो लास्ट में 4 है, 34। 3 भाग है तो 3 मतलब 13 और 34। इस पुस्तक में 4591 कवियों को लिया है। मिस्र बंधु ने कितने कवि को लिया? लगभग 4500 कवि को, 4591। छोटे छोटे एग्जाम में जो है पूरा संख्या ही पूछ लेता है, कितने कवियों को लिया है? 4591। कितने कवियों को लिया है भैया? 4591। याद रहेगा, 4591, 4591। इतिहास लेखन परंपरा। अब देखो अभी तक में कहां तक, एक बार फिर से समझ लो। जो पहली बार पढ़ रहे हो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दूसरी बार पढ़ रहे हो वो भी एक बार सुन लीजिए। साहित्यहास लेखन की परंपरा की शुरुआत जो है गारसा दा तासी से होता है। किससे होता है? गारसा दा तासी से। तो गारसा दा तासी, तो इतवार को हम ताश खेलते हैं, 39 और 47 साल के लोग। और इसका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी के सागर हिंदुई नाम से करता है। फिर आया महेश दत्त, तो महेश से भी, हाँ पहले महेश भैया आए जिन्होंने भाषा काव्य संग्रह पहली बार हिंदी में लिखे। फिर शिवजी आए जो शिव सी सरोज लिखा 83 में। फिर मॉडर्न आदमी आया जो चरण पकड़ के गिड़गिड़ाया, 8 बार गिड़गिड़ाया। फिर उसके जो हिंदी में अनुवाद किए किशोरी ने किया, 57 में किया। फिर आया मिस्र बंधु, मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु विनोद लिखा, GSS पढ़ के लिखा, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। इसमें कभी 4591 को लिया। कितना लिया भैया? 4591। अब जो फेवरेट आपका आएगा वो आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्यहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत बड़ा योगदान है। किसका योगदान है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत बड़ा योगदान है। और शुक्ल जी ने जो है बेसिकली BA के बच्चों को पढ़ाने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। शुक्ल जी ने मूलतः नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। कब लिखा? 1929 में। और शुक्ल जी ने इसमें 1000 कवियों को लिया। इसमें कितना लिया? 1000। शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह कहा। किस किस के इतिहास को? शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिस्र बंधु के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह कहा। क्या कहा? कवि वृत्त संग्रह। अब शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में क्या कहते हैं, इसका इस बार भी क्वेश्चन है।
यही इसी पेज से इस बार भी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। शुक्ल जी युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करते हैं। देखो साहित्य क्या होता है, सामान्य रूप से हम देखेंगे तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। सिंपल भाषा में शुक्ल जी ने भी यही कहा कि साहित्य पर युगीन परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसा कि हम आदिकाल पढ़ने से पहले युगीन परिस्थितियों की चर्चा की। युगीन परिस्थितियां उस समय की क्या थी, हमने आपको बताया कि परिस्थितियां थी कि एक तरफ राजा लोग थे जो आपस में ही लड़ रहे थे, इसी का फायदा बाहरी लोग उठाया। जब मुसलमान भारत में आया तो एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। तो साहित्य जो है युगीन परिस्थिति की उपज होती है। ये कौन कहा? शुक्ल जी ने कहा युगीन परिस्थिति की उपज होती है। साहित्य क्या होती है भैया? युगीन परिस्थिति की उपज होती है। किसने कहा? शुक्ल जी ने। अब युगीन परिस्थिति का मतलब क्या है भैया? तो इसको भी अभी समझना। युगीन परिस्थिति का मतलब क्या होता है समझना। शुक्ल जी ने कहा प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इसका मतलब क्या हुआ? शुक्ल जी ने कहा कि प्रत्येक देश का जो साहित्य होता है वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है कि युगीन परिस्थिति में जनता, आम लोग जो महसूस करता है, जो सोचता है, उसी का प्रतिबिंब होता है। मेरी बात समझिएगा। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब क्या? जैसे अभी जनता क्या सोच रही है, उनके मन में क्या संचित हो रहा है, वही वह साहित्य के रूप में व्यक्त करता है, वही उनका साहित्य होता है ना? तो शुक्ल जी यही बात करते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित होता चला जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, लेकिन जैसे ही जनता की चित्तवृत्ति बदलती है साहित्य का स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे 14 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो जनता की चित्तवृत्ति अलग थी। लोग बड़े त्राही त्राही माम थे, लोगों को रोजगार नहीं था, लोग बेरोजगार भटक रहे थे, लोगों को नौकरियां नहीं थी, खाने को नहीं थी। अब 2014 के बाद जनता की चित्तवृत्ति बदल गई, सबके जेब में 14-15 लाख रुपये आ गए, अमृत महोत्सव मनाने लगे, हर घर में अमृत है, हर घर में एक एक ऑडी BMW लगे हुए हैं, हर घर के लोग प्रोफेसर बन गए, हर घर के लोग अमीर बन गए हैं। तो अब क्या हुआ? अब राम राज्य आ गए हैं। अब क्या आ गए हैं? राम राज्य आ गए। तो अब जनता के चित्तवृत्ति भी परिवर्तित हो गई कि नहीं हो गई? बताओ। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के स्वरूप साहित्य का स्वरूप भी परिवर्तित। अब पेपर पढ़ो, पेपर भी एक साहित्य का रूप है। कोई पत्रिका पढ़ो, कोई उपन्यास पढ़ो, कोई नाटक पढ़ो, सब में क्या है? राम राज्य है। सब में क्या है? भारत विश्व गुरु बन गया है। सब में क्या है? भारत पूरे वर्ल्ड में बुलेट ट्रेन चल गया है। एक ही घंटे में आप अमेरिका चले जाओगे, एक ही घंटे में आप कहीं भी जा सकते हो। तो अब क्या हुआ? जनता के जैसे ही चित्तवृत्ति बदला, साहित्य का स्वरूप भी क्या हो गया? आप ही बताओ, बदल गया। ये बात कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी। मैं नहीं कह रहा हूं, शुक्ल जी कह रहे हैं। तो ये बात कहा। तीसरी बात शुक्ल जी कहा
कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के चलते राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का अवलोकन भी आवश्यक है। अगर जनता की चित्तवृत्ति का जो परिवर्तन होता है, उसके लिए राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का भी अवलोकन आवश्यक है। उसको उसकी राजनीति, सामाजिक और धार्मिक अवलोकन भी उसका आवश्यक होता है। शुक्ल ने साहित्यहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को शुक्ल ने 4 भागों में बांटा। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को शुक्ल जी ने 4 भागों में बांट करके देखा। इन्होंने अपने साहित्य में रचनाओं को साहित्यिक मूल्यांकन की प्रमुखता दी। इन्होंने रचनाओं में किसको प्रमुखता दी? तो साहित्यिक मूल्यांकन को। किसको प्रमुखता दी? साहित्यिक मूल्यांकन को। याद रखिएगा। अब शुक्ल जी ने, अब तो ये तो खैर आगे पर बताऊंगा कि शुक्ल जी ने किस तरह से 4 भागों में बांटा, ये भी यहां पर देख सकते हो। 900 वर्षों के इतिहास को शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा। पहले को कहा वीर गाथा काल, ठीक है, इसका समय 1050 से 1375 सम्मत माना। आगे ये सब बताऊंगा, आएगा। दूसरे को उन्होंने भक्ति काल है। भक्ति काल का समय इन्होंने जो है 1375 सम्मत से 1700 सम्मत माना। फिर रीति काल आया। रीति काल का समय इन्होंने 1700 सम्मत से 1900 माना। और आधुनिक काल 1900 से लेकर के उनके मृत्यु तक, सम्मत में क्या कब मृत्यु हुआ, सम्मत में देख लेना। आधुनिक काल को इन्होंने माना। 4 भागों में इन्होंने पूरे को बांट दिया। और जो पहला उन्होंने वीरगाथा काल कहा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब आते हैं शुक्ल के बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्यहास लेखन की परंपरा में हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि शुक्ल का विरोध करने वाला शुक्ल जी आज का जो है राजा थे अपने समय का। जिस समय शुक्ल जी रहे, किसी कवि का हिम्मत नहीं होता था कि शुक्ल का विरोध कर दे, है ना। जैसे आज भी आप किस विरोध नहीं कर सकते हो, करके दिखा दो फेसबुक पर, 5 लाख गालियां मिलेगी 1 घंटे के अंदर और आप पॉपुलर हो जाओगे। तो आप विरोध नहीं कर सकते हैं। उसी तरह शुक्ल जी इतने पावरफुल थे कि जब तक शुक्ल जिंदा रहे उनका कोई विरोध नहीं कर पाए। जब शुक्ल जी मर गए तब जाके उसी के जाति बिरादरी का हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने शुक्ल जी का विरोध किया। पहला विरोध तो यही करके कह दिया कि शुक्ल जी जिस बात को आदि वीरगाथा काल कहते हैं वो गलत है। वीरगाथा काल पर अब सवाल उठा दिए। दूसरी बात, उन्होंने सिद्धनाथ और जैन साहित्य को शुक्ल ने बाहर कर दिया, तो इस पर भी विरोध खड़ा कर दिया कि नहीं, बाहर नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारी बातों में विरोध किए। लेकिन ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी भी शुक्ल के मरने के बाद लिखे। हिंदी साहित्य की भूमिका कब आता है शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बताओ कोई? 40। इस समय शुक्ल जिंदा थे, मर गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े डॉन थे ये, इतने बड़े डॉन थे कि इसके सामने तो पानी पिला दिया था, शंकर सूर्य त्रिपाठी महादेवी को पानी पिला दिया था शुक्ल ने, तो किसी को नहीं छोड़ते थे। ये पूरा डॉन थे शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के जगत में। जब तक जिंदा रहे उससे जो है लोग बहुत डरते थे। साहित्य का फिर उनको ज्ञान की इतनी कीर्ति थी ना, नहीं तो फिर उनके अंदर अगर प्रतिभा नहीं रहती तो किसी को काट ही नहीं सकते। जब कमी तब बता रहे हैं जब आपको आ रहा है। नहीं, देखो प्रतिभा बिल्कुल बहुत ज्यादा थी। प्रतिभा के साथ साथ शास्त्रार्थ में क्या होता है, विरोध भी होता है ना।
कि आप कोई भी बात कह रहे हो तो जी, जो अपनी मैं बातों में रखने की अपनी हाँ ताकत। तो हाँ में हाँ मिलवाना। जैसे कि अभी मैंने क्या कहा, बहुत सारे प्रोफेसर हैं वो कहे पश्चिम में सूर्य उदय हुआ, तो आपने कहा जी सर। क्यों कहा जी सर बताओ? अज्ञानता, दब्बूपन, चापलूसी। डर, सबसे बड़ा है डर। तो वही डर जो है शुक्ल के युग के सारे कवियों में थे। खास करके शुक्ल की तारीफ तो कर सकते थे, उसका विरोध नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं कि हर इंसान में क्वालिटी ही होता है, जैसे मैं ही हूं तो ऐसा नहीं कि मुझ में कमियां नहीं है, बहुत कमियां हैं। मैं भी महसूस करता हूँ बहुत कमियां हैं, बहुत ज्यादा कमियां हैं। लेकिन कोई विरोध भी करता है तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन ऐसे कवि बहुत कम होते हैं कि जो विरोध का भी स्वागत करें। इसमें शुक्ल नहीं थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय जहां युगीन परिस्थितियों पर बल दिया, वही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा को इतिहास लेखन का आधार बनाया। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां पर शुक्ल जी ने साहित्य का इतिहास लिखते समय युगीन परिस्थिति पर बल दिया, वही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा पर बल दिया। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी हर चीज को परंपरा से जोड़ते थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का खासियत था कि ये एक बहुत बड़े इतिहासकार भी थे, बहुत बड़े इतिहास के विद्वता भी थे। इतिहास का भी नॉलेज इनके पास बहुत ज्यादा था। इसीलिए तो आप देखते हो बाणभट्ट की आत्मकथा इन्होंने लिखा, चारू चंद्र लेख, अपूर्वा, ये सब ऐतिहासिक चीजों को कैसे इन्होंने उठा लिया। ये राजा हर्षवर्धन के समय 7वीं तो इतिहास को इन्होंने आधार बनाया। ये जो चिंतामणि भाग 4 का जो है ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी, तो इनकी नतनी है क्या कुसुम चतुर्वेदी? अच्छा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखो दो चीजें हैं, एक तरफ शुक्ल जी युगीन परिस्थिति पर बल दिया, वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है परंपरा को आधार बनाया। अतः परंपरा और युगीन परिस्थितियों का सम्यक मूल्यांकन के आधार पर ही संतुलित इतिहास लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर दो बातें हैं कि यह बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि शुक्ल जी का दृष्टिकोण जो था वह युगीन परिस्थिति था, वो परिस्थिति को केंद्र में रखते थे। दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है परंपरा को रखते थे। कहते थे कि दोनों का मत एकांगी है, अगर दोनों के विचार को मिला दिया जाए तो संपूर्ण साहित्य लिखा जा सकता है। क्योंकि एक साहित्य के लेखन के लिए परंपरा भी उतनी ही जरूरी है जितनी की युगीन परिस्थितियां। तो इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास का अगर सम्यक मूल्यांकन करना है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल के दृष्टिकोण को मिलाना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल के दृष्टिकोण को अगर आप मिला दोगे तो एक संपूर्ण इतिहास आप लिख सकते हो। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 महत्वपूर्ण बुक था, याद रखना। हिंदी साहित्य की भूमिका 40 का है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 52 का है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 52 का है। तो ये दो याद रखना, तीनों, हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव, विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। आगे कोडिंग से याद कराऊंगा। अब रामविलास शर्मा आए, ये सब तो मार्क्सवादी है, इस सब पर ज्यादा अभी ध्यान नहीं देना है, आगे बताऊंगा। रामविलास शर्मा। अब कुछ प्रमुख जो इस समय बुक लिखे गए वो एक एग्जाम में पूछता है क्रम के लिए। जैसे एडविन ग्रिप्स का है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसको कोडिंग से कैसे याद कर रहे हैं? ग्रिप्स 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 मतलब ग्रिप्स, ग्रिप्स बनाते हैं कब? स्केच बनाते समय। स्केच बनाते समय हम ग्रिप बनाते हैं, ग्रिप मतलब ग्रिप्स। और 17 का है, 1917 का। मतलब कि जब हम स्केच बनाते हैं, किसी चीज का स्केच बनाते हैं तो हाथों का ग्रिप बनाते हैं, ग्रिप मतलब ग्रिप्स, एडविन ग्रिप्स। तो कोड कर देना, ग्रिप्स बनाते हैं कब? स्केच बनाते हुए। 17 साल के लोग जो है ग्रिप्स बनाता है स्केच बनाते हुए। स्केच बनाते हुए क्या बनाते हैं? ग्रिप्स।
इसी तरह पहला मुसलमान है मौलवी करीबुद्दीन तजकिरा ईश्वराई हिंदी 1848, बहुत पहले लिखा ये। एक चीज कि उद्भव और विकास 53 का होगा ना? क्या 52 का है? हरि प्रसाद द्विवेदी का 53 का होगा ना? नहीं 52 का है, देख लेना 52 का है। एक बुक थी उसी से। नहीं गलत कौन दिया सा आपने, वाला मैम, कौन सा वाला? 52 का है, 52 है सर। रामचंद्र शुक्ल है या उनका कोई भी 52 हजारी का, प्रसाद की तीनों पुस्तकें हमारे पास सर हैं। 52 की है। पहली 40 का याद रखो और अगला दोनों 52 की है। पहली 40 का, अगला दोनों 52 की है। अब मौलवी, इसको कोडिंग करेंगे। जो मौलवी है वो दिन भर तजकीरा करते हैं, यानी तजकीरा मतलब तजिया निकालते हैं। तज है ना, तजकीरा। मौलवी लोग क्या करते हैं? सुबह 4 से 8 बजे तजिया निकालते हैं, तजकीरा। तज करके कीड़ा खाते हैं। मौलवी लोग जो है सुबह 4 से 8 मतलब 48 में तजकीरा करते हैं, कोड करते हैं। मौलवी लोग क्या करते हैं? तजकीरा करते हैं सुबह 4 से 8 बजे। मौलवी लोग क्या करते हैं? तजकीरा करते हैं 4 से 8 बजे। अब है FEK, मतलब कोड कर देना फेकू। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। जो भारत के फेकू आदमी होते हैं ना, वो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर भी लिखने की दावा कर देते हैं। कब? 20 में। फेक, FEK है ना, तो कोडिंग कर देना फेकू। आजकल फेकू क्या लिखते हैं? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। फेकू आजकल क्या लिखते हैं? ए स्केच ऑफ, सॉरी, ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। कोड कर देना फेकू, मतलब FEK, मतलब फेकू क्या लिखते हैं? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। फेकू क्या लिखते हैं भैया? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। कौन लिखते हैं? फेकू। अब है राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस बार भी पूछा है क्रम में, 1938 का है। इन्होंने आदिकाल को संधि काल एंड चारण काल कहा था। आगे बताऊंगा, आगे तो आदिकाल अभी पढ़े ही नहीं है, साहित्यहास लिख नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसको कोडिंग क्या है बताओ। राम, राम मतलब है भगवान राम से कोडिंग कर लेना। भगवान राम रावण से क्या कहते थे? संधि कर लो, चरण पकड़ लो, छोड़ देंगे, यही कहते थे ना जी। 38 साल के भगवान राम थे, वो रावण से क्या कहते थे? संधि कर लो, चरण पकड़ लो, छोड़ देंगे। अब बताओ, किसी के पत्नी को लेके भाग जाएगा कोई, तो यूपी बिहार वाले क्या करेंगे? बताओ, कोई माइक ओपन करके क्या करेंगे? माइक ओपन करके बताओ। AK-47 निकालेंगे सर। हाँ, AK-47 निकाल के उड़ाएंगे। वो संधि बंधी के तो बातें नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ये प्रभु राम थे, ये रावण से कहते थे कोड लेना, संधि कर लो, चरण पकड़ लो। इसलिए आदिकाल को इन्होंने संधि काल और चारण काल कहा। इन्होंने कहा कि संधि कर लो, चरण पकड़ लो, छोड़ देंगे। इसीलिए प्रभु राम की क्या हुई? आलोचना हुई। इसीलिए प्रभु राम की क्या हुई? आलोचना हुई। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास याद रहेगा। प्रभु राम ने कहा संधि कर लो, चरण पकड़ लो, छोड़ देंगे। इसीलिए राम की क्या हुई? आलोचना हुई। इसीलिए राम की क्या हुई? आलोचना हुई। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास याद रहेगा। संधि कर लो, चरण पकड़ लो, छोड़ देंगे। इसीलिए राम की क्या हुई? आलोचना हुई। देखो, एक हमारे नेताजी बिक्की बाबू है, गायब है ना, इसीलिए मैंने देखा है अभी। वो कहता नहीं सर, मैं एक भी क्लास नहीं छोड़ता हूँ, कुछ भी कर लो। आप ही झूठ बोलते हो, मैं डेली क्लास में रहता हूँ। तो अब ज्यादा बच्चे हैं तो वो जो है समझ, लेकिन ये नहीं पता बेटा, 50 बच्चे का नाम मुझे पता है। स्क्रीन पे सबका नाम शो हो रहा है दूसरे लैपटॉप में, है ना, कौन किस जगह बैठे हो सब पता है। तो बेटा हमसे जो है चालाकी करोगे तो काम नहीं चलेगा। ये भी बता दूंगा कौन पहली बार ज्वाइन किए हो।
तो राम क्या कहते हैं, संधि कर लो, चरण पकड़ लो, छोड़ देंगे, इसीलिए उसकी आलोचना हुई। अब आगे बढ़ते हैं। याद हो गया सबको? कल पूछूंगा। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने संपादन किया है 1973 में। याद रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास ज्यादा यही पूछता है। इस बार भी यही 4-5 रचना जो है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसी का क्रम हर बार पूछता है, एक साल छोड़। इस बार भी यही क्रम पूछ लिया था। तो जिनको डेट याद होगा सही बना के आओगे, नहीं याद आएगा तो निराला जी की कविता याद करोगे, पता ही है क्या है। अब देखो कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 का है, नगेंद्र जी का। एक मोटी वाली जो बुक है, आप देखे होगे, इतनी मोटी बुक है, पीछे रखा हुआ है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? नगेंद्र ने 73 में। अब देखो, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त ने 65 में लिखा है, 1965 में। इसका भी डेट नहीं भूलना। अब देखो, इसको कोडिंग से मैं याद कराऊंगा। गणपति कौन थे बताओ, कोडिंग के लिए बताओ, गणपति कौन है? कोई भी बताओ। जिनके सर पे वो हाँ, शिव जी का बेटा था। जो नहीं समझ आए जान लो, आज शिव जी का बेटा था। आपको पता है कि भगवान शिव जी ने गणपति का सर काट दिया था। पता है कि नहीं पता है? पता है, सर काट दिया था। फिर उनको हाथी का सर लगा दिया था। भैया यहाँ अब देखो, अभी के समय में इतना विज्ञान डेवलप नहीं हुआ। यहाँ तो आदमी का सर लगता नहीं है, वहां हाथी का सर लगा दिया था। तो कोई ना कोई विज्ञान तो होगा। गणपति पर अगर हाथी, कोड करना, गणपति पर अगर हाथी का सर लग गया भैया, तो कोई ना कोई विज्ञान तो होगा। भगवान शिव ने 6-5 करके गणपति को हाथी का सर लगा दिया, 6-5 का दिमाग लगाया और हाथी का सर लगा दिया। कोई न कोई विज्ञान तो होगा। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास याद रहेगा। कोई जैसे ही गणपति आए तो ध्यान रखना, गणपति का सिर शिव जी ने काटा है, तो कोई न कोई विज्ञान तो होगा, तभी तो हाथी का सर लगा दिया 6-5 करके। तो 65 हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 2 भाग। नेक्स्ट याद रखना भैया, ये भी शानदार है, ये भी कुछ पड़ता है। हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी 2 भाग में है, और इसका जो है लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तिवारी मत मार के आ जाना। हिंदी साहित्य का अतीत जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, 1959 का है। ये भी खूब पूछता है। अब इसको कोडिंग कैसे करेंगे? देखो, विश्वनाथ के मंदिर में मिश्रा जी जो है अतीत काल से ही पूजा करते आए हैं। विश्वनाथ है ना, तो कोडिंग करना, विश्वनाथ के मंदिर में मिश्रा लोग क्या करते हैं? अतीत काल से ही पूजा। हिंदी साहित्य का तो पता है, अतीत ही याद रखना है। अतीत काल से पूजा करते आए हैं, सुबह 5 बजे से 9 बजे तक। मिश्रा जी जो है विश्वनाथ के मंदिर में अतीत काल से ही सुबह 5 बजे से 9 बजे तक क्या करते आए हैं? पूजा करते आए हैं। और बात भी सही है, प्रियंका के घर के बगल में ही है। कितना दूर है प्रियंका जी? अभी तो सर 1 किलोमीटर है, क्योंकि मैं बीएचयू के पास ही रह रही हूँ। अच्छा, ऐसे तो बड़ा बढ़िया है, 1 ही किलोमीटर है। तो गंगा स्नान करने के लिए तो पहुंच जाते होगे। टाइम नहीं है बिल्कुल। कमाई उमाई नहीं करते हो जी? हम लोग कमाई करते थे। कैसे बताओ? तो हमारे एक मित्र है यहाँ के, याद आ गया कि ये बोध गया के, तो बोध गया के मित्र हैं। तो वो क्या करते थे कि जैसे कि लोग जो आते थे ना पिंडदान के लिए, तो 2-4 मंत्र ये भी सीख गए थे देखते देखते, और जाके जनेऊ उनेऊ धारण कर लिए और एक पोथा खरीद लिए, दिन भर में 10,000 20,000 कमा लिए, पिंडदान करके आ जाते थे, पंडित जी बन गए। तो सर हम लोगों को फलीभूत नहीं होगा ना, वो उल्टा निकलने लगेगा। अरे कुछ अलीभूत फलीभूत ना होता है,
वो कोई नहीं मानता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही, उसमें से आधा मिश्रा होता भी नहीं है। पैसा आना चाहिए, बस पैसा फलीभूत हो आना या ना चाहिए। हो। नहीं सर, मम्मी से नहीं सर, बाहर नहीं निकाल। सर जी, अभी तो हमने पढ़ा है कि गणेश जी का सिर हाथी का जुड़ा हुआ है, यानी कोई विज्ञान है। जब हम सर जाते हैं ना अपने परिवार के किसी पिंडदान करने का, आप उन पंडितों के यहाँ देखिए, कोई झंडे वाला होगा, कोई कड़ाही होगा, कोई कुछ होगा, नाम से होगा सर, उनके यहाँ पूरा पीढ़ियों का इतिहास रखा होता है सर। हाँ और वो उसी से, मतलब हम पहले इसी तरह विवाह परंपरा जो होती है उसमें भी देखते हैं ना, जो हमारी पुरानी पीढ़ियां हुआ करती थी कि लड़की किस कुल से है, लड़का किस कुल से है, और भविष्य क्या होगा। इसी कुछ चीजें यही तो सर हरियाणा में जो रिजिड है, जिसका विरोध वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो कर रही हैं। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे तो आप लोग सर जो है। उसका एक रिसर्च पेपर अभी आया है ना इंग्लैंड में, उसका हम रेफरेंस देंगे सर, आप उसको डिस्क्राइब करिएगा क्लास में, बड़ा अच्छा मतलब लगेगा। चलिए इस पे किया जाएगा। तो लेकिन ये इसका फायदा उठाता है, मैंने जो बात कही है, ये तो आप लोग इसलिए मानते हो कि आप उसी चीज से जुड़े हुए हो, है ना, उसी चीज से जुड़े हो, आपको ये संस्कार है कि हम गलत नहीं करेंगे। नहीं तो ऐसे भी बहुत सारे संस्कारहीन लोग हैं कि जो मंदिर में ही, आप पढ़ा होगा कि आप इसका नाम पढ़े होगे, औरंगजेब। औरंगजेब की बीवी जब विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के मंदिर गई थी, तो उनके साथ वहां के पंडे ने बदतमीजी की थी, बदतमीजी किया था। तो पंडे ऐसे भी होते हैं कि वो भगवान नहीं होते हैं, वो गलत काम करते हैं, इसी कारण कुछ लोग के कारण और भी लोग बदनाम हो जाते हैं। तो फिलहाल डिबेट पे नहीं जाएंगे, हम कोडिंग पे वही जाएंगे। कहा था कि हर लड़की खराब नहीं होती, हर लड़की खराब नहीं होती। बिल्कुल। तो जो है हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। तो 59 कोडिंग लेंगे बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, जो है अतीत काल से ही मिश्रा लोग जो है 5 से 9 बजे, 5 से 9 बजे मतलब 59 पूजा करते आए हैं। बस हमें तो कोडिंग से याद करना है, डिबेट पे नहीं जाना है। अब हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इस बार भी पूछा है बिला। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 86 का है, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी है। इसको कोड करेंगे। देखो स्वरूप है, राम का स्वरूप है तो संवेदना है, संवेदना और स्वरूप मिला हुआ है, तो राम के स्वरूप से ही संवेदना बनती है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कोड कर देना, राम के स्वरूप में ही संवेदना है। आज भी राम के भव्य रूप को देखोगे ना, तो आपके अंदर संवेदना उत्पन्न हो जाएगी। अभी जो प्रभु राम की जो मूर्ति स्थापित हुई है अयोध्या में, हम लोग तो देख नहीं पाए, लेकिन उस मूर्ति को देखो तो एक बालक सा मूर्ति, ऐसे लगता है ना, संवेदना, मतलब उससे अपनापन जुड़ने लगता है। तो 8/6 का है, तो कब का है? संवेदना है तो स्वरूप है, राम के स्वरूप की क्या है? संवेदना है। कब की? 86 की। राम के स्वरूप की संवेदना है 86 की। तो ये याद रखना, 4-5 जो ये रचना ऊपर हमने करवाया है, यही से क्वेश्चन हर बार पूछता है। नेक्स्ट है श्याम सुंदर दास का 3 प्रमुख है। हिंदी गोविंद रत्नमाला 9 और 14 का है। हिंदी भाषा का विकास 24। हिंदी भाषा और साहित्य 30 का है। अब इसको कैसे याद करोगे? अब देखो हिंदी गोविंद रत्नमाला, तो श्याम के सुंदर कोड करना। श्याम के सुंदर कौन है? कृष्ण। कृष्ण है। कृष्ण जो है रत्न की माला पहनते हैं। श्याम के सुंदर कृष्ण, हिंदी गोविंद रत्नमाला। तो कोडिंग करना, श्याम के सुंदर कृष्ण रत्न के माला पहनते हैं। फिर हिंदी भाषा का विकास और भाषा साहित्य की बात करते हैं। रत्न की माला पहनकर हिंदी भाषा के विकास और भाषा और साहित्य की बात करते हैं। हिंदी साहित्य के विकास और भाषा और साहित्य की बात करते हैं। कौन कहते हैं? श्याम के सुंदर कृष्ण। अब देखो आधुनिक हिंदी का आदिकाल। अब एक चीज और पीछे का याद रख लेना आप, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी,
हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 रचना आपको याद करवाया था, शायद कोडिंग करवाया था कि नहीं करवाया था। ये 3 रचना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करोगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कोड करना, जिनके पास हजारों रुपया होता है वो सबसे पहले भूमिका बनाते हैं, है ना। जिनके पास हजारों रुपया होता है, मतलब जैसे हमारे मोदी जी के पास हजारों रुपया है, या अंबानी के पास हजारों रुपया है, तो वो सबसे पहले क्या बनाएंगे? 1-2 मिनट भूमिका बनाएंगे। भाई और बहनों, सबको इस बार 20-20 लाख रुपया देंगे, है ना। सबको इस बार परमानेंट पीजीटी, परमानेंट जो है प्रोफेसर बनाएंगे। तो ये भूमिका बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है। तो जिसके पास हजारों रुपया होता है, हजारों मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, कोडिंग करना, सबसे पहले वो 40 में भूमिका बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? भूमिका बनाते हैं 40 में। जिनके पास हजारों रुपया होता है भैया, सबसे पहले वो 40 में भूमिका बनाते हैं। फिर वह उद्भव और विकास, फिर वह उद्भव और विकास की बात करते हैं। पहले भूमिका बनाए, भाई और बहनों सबको 20-20 लाख रुपया दूंगा। फिर विकास की बात करते हैं 52 में, उद्भव और विकास की बात क्या करते हैं? उद्भव और विकास की बात करते हैं। सारे लेडीज को फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा इस बार। उद्भव और विकास की बातें करते हैं, और अंतिम में आदिकाल लिख देते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल लिख देते हैं। याद रहेगा, अंतिम में हिंदी साहित्य का क्या लिख देते हैं भैया? आदिकाल लिख देते हैं। फिर से समझना, सब जिसके पास हजारों रुपया होता है वो सबसे पहले भूमिका बनाते हैं, फिर विकास की बातें करते हैं ना जी। विकास की बातें करते, ऐसे विकास की बातें करोगे कि आप समझ जाओगे अब तो मेरा उद्धार हो गया। फिर मैं भी यही सोचता था, जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहा था ना, तो मैं भी आंदोलन में जाता था बढ़ चढ़ के। उसके बाद मैं भी सोचता था मैं तो अब क्रांतिकारी बन जाऊंगा, क्योंकि आपकी तरह युवा था 2012 में, ठीक है, सबकी तरह एकदम क्रांतिकारी बन जाऊंगा, आग लगा दूंगा, उखाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, ऐसे ही मन में चलता था। पूरे देश को बदल ही देना है। अब देश को बदल तो देना है भैया, लेकिन देखिए अन्ना हजारे के बाद केजरीवाल बन गए सीएम। अब हमको भी लगता था हम भी सीएम बन गए। 1-2 बार मिलने के लिए गए, कोई काम से हट मिलने ही नहीं दिया। उसके बाद बन गए गेस्ट टीचर। 10 सर दिन प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि लाइफ में कोई लाइफ गलती का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और सच बता रहा हूँ। उसके बाद जो मैं गेस्ट टीचर बन गया था 2011-9 में, पहली बार गेस्ट टीचर का दिल्ली में आया था डीएसएसबी थ्रू। तो मैंने बीएड किया था, सीटेट तो मेरा पहली बार ही हो गया था। पैसे उसे था नहीं, यूपीएससी हुआ नहीं, 1 रुपया घर से नहीं आता था। तो हालत हो गया आप ही लोग की तरह खराब कि भैया घर कैसे चले, पैसे नहीं है। बन गए गेस्ट टीचर। केजरीवाल ने कहा भाई और बहनों, भूमिका बनाया, लंबा लंबा सब गेस्ट टीचर को परमानेंट कर देंगे। तब भैया हमको भी लगा कि बैठले स्कूल का परमानेंट टीचर बन जाएंगे, क्या टेंशन है, काहे डीएसएसबी की तैयारी करो। और धरना प्रदर्शन सेक्रेटेरिएट के आगे देने लगा, लगभग 500,000 गेस्ट टीचर। 10 दिन हो गई ठंड में, ये सब सूख गया ठंड में, एकदम आंख चला गया अंदर। क्रांति का सारा भूत 11वां दिन उतर गया। एक दिन केजरीवाल आया, बोला सबसे परमानेंट नहीं होगा, परमानेंट कानून के तहत कंपटीशन थ्रू होता है, ठीक है, आप लोग युवा हो, पढ़ाई कर लो, नहीं तो नेता बनना है तो मेरे पास आ जाओ, है ना। सारे परमानेंट के भूख निकला। उस दिन से मैंने राजनीतिक रास्ता छोड़ दिया, उसके बाद अपनी रास्ता शुरू किया। तो यही परमानेंट का भूख होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है ना, हमने भी बहुत चमचागिरी किया है, बहुत पीछे भागा है, हमने भी किया, मैंने ये नहीं कहता, 2-3 साल मैंने भी पीछे भागा कि मेरा भी कल्याण हो जाएगा, लेकिन उनसे इतनी नफरत मिली, इतनी दुख मिली, आप लोग से ज्यादा मिली भैया। जिनको सीएम बनाने में रात दिन एक कर दिए हम सब दोस्तों ने,
उसके बाद उससे मिलना भी दुर्लभ हो गया। उससे क्या, एक एमएलए जो साधारण है उससे भी मिल नहीं पाते थे, उससे भी मिलने जाते थे तो मिलने नहीं दिया जाता। जा जा कौन हो, पहचानता नहीं। कल तक उनके साथ घूमते थे, आज पहचानता नहीं। तो लगा ना भैया ऐसे काम ना चलेगा, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए खुद रास्ता बनाओ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले भूमिका बना, भी बना दी। हाँ फिर मैंने कहा ना भैया हम किसी के अधीन ना जानूंगा। फिर हम 2014 में कोचिंग शुरू किए। उसके बाद तो देखो दाल रोटी मेरा चल ही रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हमने सोचा कि इसी में कुछ कल्याण भी होगा, समाज का हुआ भी और हो रहा है। मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, देश आगे बढ़ रहा है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग का विकास हो रहा है, हमारा भी नाम हो रहा है। कम से कम दिल्ली में डीयू में तो थोड़ा बहुत लोग जान ही लेता है। तो यही चीज है कि कभी कभी जो है ना इंसान को ना लगता है कि इसीलिए अब मेरा मन नहीं करता है किसी के पीछे जाने का, क्योंकि मैंने इतना पीछे घूमा है कि अब उससे जो है मन जो है निराश हो गया। तीनों याद हो गया, इसको याद रखिएगा भैया। तो ये सब अभी हमने पढ़ा, कल याद करके आइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब देखो आधुनिक हिंदी का मैं इसको इसलिए कहा कि देखो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल वो 52 में लिखा। और ये जो है आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक लगे तो नारायण है, इसीलिए मैंने पीछे गया था। आधुनिक हिंदी का लगे तो नारायण चतुर्वेदी है। और आधुनिक काल में आदिकाल कौन लिखता है? नारायण, प्रभु नारायण। अब बताओ आधुनिक काल में आदिकाल को कौन लिख रहा है? नारायण, विष्णु लिख रहे हैं। कोडिंग कर देना, आधुनिक हिंदी का आदिकाल यानी आधुनिक काल में आदिकाल कौन लिख रहे हैं? नारायण। अब ये याद रखना भैया, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, ये भी खूब पूछता है, इस बार भी पूछा है VBI। हिंदी साहित्य 20वीं सदी नंद दुलारे वाजपेयी का है। कैसे याद करोगे? नंद के दुलारे हैं और 20वीं सदी के प्यारे हैं। नंद के दुलारे हैं, 20वीं सदी के प्यारे हैं। इसीलिए यह आधुनिक हिंदी साहित्य भी लिखते हैं। नंद के दुलारे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोड लिख लेना। नंद के दुलारे हैं, इसीलिए 20वीं शताब्दी के प्यारे हैं। आप लोग भी प्यारे हो। नंद के दुलारे हैं और 20वीं सदी के प्यारे हैं। याद रहेगा नंद दुलारे वाजपेयी का? नंद के दुलारे हैं और 20वीं शताब्दी के प्यारे हैं। नंद के दुलारे हैं और 20वीं सदी के प्यारे हैं। अब आगे एक दो और याद रख लो। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अब देखो आलोचना किसकी हुई थी बताओ? आलोचना किसकी हुई थी? किसकी हुई थी, कोई बताओ? राम की। राम की। राम कुमार वर्मा। आलोचनात्मक। अब विवेचना किसकी हो रही है? सूर्य की। कोडिंग सूर्य का। लेना, आलोचना आए तो राम की और विवेचना किसकी होती है? सूर्य। क्यों होती है? कहते हैं ना सूर्य की, कलाम जी ने कहा सूर्य की तरह बनना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना सीखो। तो उसकी विवेचना होती है कि पहले तो सूर्य की तरह बनना सब चाहते हैं कि सब लोग मुझे जाने, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा ना। अब हम ही को देखो, मैं रात भर मुझे फीवर रही है, तब भी सुबह 6 बजे से क्लास ले रहा हूँ। मेरी मैडम कही तुम पगला गए हो, छुट्टी कर दो सारे बैच को। लेकिन हमने कहा नहीं, चलो ऑफलाइन वाले को क्लास तो लूंगा, क्लास छुट्टी नहीं करूंगा, बच्चे का पेपर है। तो ये क्या है कि ये जो एक डेडिकेशन है, एक कर्तव्य है, एक टीचर का कर्तव्य अपना होता है, एक विद्यार्थी का कर्तव्य अपना होता है। तो वही है हिंदी साहित्य का विवेचना। विवेचना कौन है, किसकी होती है? सूर्य की। विवेचना होती है 30 में और आलोचना होती है 38 में। याद रखना, ये 30 का है तो विवेचना होती है 30 में और आलोचना होती है 38 में। 38 में किसका था? राम कुमार वर्मा का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और विवेचना होती है सूर्य का। विवेचना किसकी होती है? सूर्य की। कब होती है? 30 की। अब एक और है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह का है। ये भी VBI है 96 का। कैसे याद करोगे? अब दूसरा इतिहास कौन लिखता है? बच्चा आदमी। पहला इतिहास तो खुद लिखे हो अपने जीवन में, दूसरा इतिहास लिखोगे जब आपके बच्चे होंगे।
और जब बच्चे होंगे तो निराला जी की कविता वहां भी याद आते हैं बड़े बढ़िया से, जब बच्चे इरिटेट कर करके दूसरा इतिहास लिखवाते हैं। इतना इरिटेट करेंगे कि 1 2 3 साल का बच्चा 1 सेकंड के लिए भी वो रुकेगा नहीं। सोचो कि 1 सेकंड भी वो बैठ जाए, बिल्कुल नहीं बैठेगा, जान खा जाएगा, उछल के पुछल के ये करके वो करके। मेरे घर को जो है ना, आप लोग करके में भी बच्चे होंगे तो आपके बच्चे अच्छे होंगे, लेकिन हमारे बच्चे इतने बड़े शैतान है, मेरा बच्चा बेटा, कि वो पूरे घर को झाड़ू पोछा डेली लगता है, और आता हो ना आप वहां कोचिंग से तो कबाड़ा बना के रखता है, सब कुछ को फेंक फाक के। मम्मी इधर उधर चले गई तो आटा का डब्बा निकाल लेगा, उसके बाद आटा को उछल देगा। कभी 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 जो है दाल पकड़ा गया तो दाल। अब तो इतने बदमाश हो गए, अब किचन में चढ़ जाता है कुर्सी लगा करके, किचन में घींच के कुर्सी चढ़ जाएगा। किचन में जो डब्बा डब्बी रखा रहता है ना, वो ये वाला किसी मसाला वाला, उसको निकाल के करदानी करेगा। तो उसके साथ एक बच्चा हरदम रहना चाहिए, एवरी टाइम, नहीं तो वो घर का कमाल करेगा। तो कैसे कोडिंग करेंगे? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चा आदमी लिखता है। पहला इतिहास तो खुद लिखे हो, कोड कर देना। दूसरा इतिहास कौन लिखता है? बच्चा आदमी। अब सोचते होगे, जो पेरेंट्स बने होगे ना, सोचते होगे मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे पाला है ना। माँ बाप के प्रति प्यार बढ़ जाएगा जब खुद के बच्चे को पालोगे ना, पक्का बढ़ेगा। तो दूसरा इतिहास किसका है भैया? बच्चन सिंह का। याद रहेगा? 96, बच्चन सिंह का 96। कल पूछूंगा सबसे। अब हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। आधा इतिहास मतलब सुमन। हमारी एक स्टूडेंट है, पहले भी कोडिंग किए थे, वो है सुमन। वो पीएचडी लगभग उसका हो गया है, वो कर रही है। तो वो आधा इतिहास सुमन ने क्या किया? आधा इतिहास जीआरएफ करके आधा पैसा कमा लिया। आधा इतिहास क्या हो गया? सुमन राजे। आधा इतिहास। एक दिन कहती है, सर जब जीआरएफ का पैसा आता है ना, बड़ा मजा आता है। एक एक बार 1.5 2 2 लाख रुपया जब आता है तो समझ ही नहीं आता है किधर उड़ाऊं। इन्होंने तो एक गाड़ी भी खरीद लिया आराम से। बोला हमें क्या टेंशन है भैया, सर जी ब्याह शादी तो मम्मी पापा करेंगे, हम काहे टेंशन लो। तो हमारे पास जो पैसे आया, गाड़ी ले करके आराम से कॉलेज जाओ, घूमो। तो आधा कौन लिखता है? सुमन, 3 में। और हिंदी साहित्य के ओझल नारी का इतिहास नीरजा माधव, 13। ओझल कौन हो जाती है? नीरजा। एक मूवी देखे हो ना, नीरजा मूवी देखे हो? देख लेना। जी सर। उसमें सबको वो ओझल होके मारती है, छिप करके मारती है सबको। तो ओझल नारी, ओझल नारी का इतिहास कौन लिखती है? नीरजा माधव। तो ये सब भैया याद रखना। आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है। और कल जो हम पढ़ने वाले हैं, कल से आपका मेन जो है आदिकाल शुरू होगा। आदिकाल में हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, फुटकर साहित्य ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन का क्लास यही रहेगा। और आदिकाल का नोट्स भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा। जो नए बच्चे हो वो पर्सनल मैसेज कर देना, जो ग्रुप में नहीं हो तो उनको भी भेज सर दूंगा। मुझे अभी नहीं भेजा है, ये तो ये वाले नोट्स मेरे पास भी नहीं है। हाँ, तो जिनके पास नहीं है एक बार मैं ग्रुप में भेज दूंगा, और उनको जो है एक एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिए। और हम लोग जो है सेकंड सेक्शन जो नेट की क्लास होती है, वहाँ पे हम लोग उपन्यास पढ़ रहे थे। थोड़ा सा और तमस उपन्यास पढ़ रहे थे। बड़ा फेवरेट हमारा उपन्यास है तमस। उस तमस उपन्यास पे चर्चा करेंगे। दूसरा एक